बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ लिया था, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखा था, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा था, कल हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड देखा था पीरियड थर्ड में। आज हम उसी से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है वो हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखेंगे, स्पेशली पीरियड 3 के अंदर। जनरली बताऊंगा और भी, लेकिन स्पेशली हम पीरियड थर्ड के लिए हम इसको पढ़ेंगे। तो मैं ये आपको पहले से बता दूं कि जरूरी नहीं है जो आपके पास ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का होगा एग्जैक्ट वही बॉइलिंग पॉइंट का होगा, तो ये जरूरी नहीं है। और मैं ज्यादा इनको अलग अलग एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा ताकि चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने। कई जगहों पर ये बहुत क्लोज भी हैं और कई जगहों पर ये डिफर भी करते हैं, ठीक है। तो इस बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड को देखने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसी तरह से आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जब हम इन चीजों को देखेंगे, जरा रिकॉल करेंगे, तो हमें इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास क्या है? द टेम्परेचर at which the solid converts into liquid state, ठीक है ना। जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं कि भाई वो टेम्परेचर जिस पर आपके पास वो सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। इसी तरह से आपके पास यहां पर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। ये वो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड, ये लिक्विड के लिए, ठीक है ना, कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है ना, गैसियस स्टेट या वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो वो टेम्परेचर जिस पर आपके पास कोई लिक्विड आपके पास क्या होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और जब आपके पास कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अब आपके पास ये जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? तो यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स और भी होंगे, लेकिन हम यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करते हैं फैक्टर की। अगर हम बात करें तो जो हमें जरूरत है इस वक्त, वो आपके पास क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक बात, ठीक है ना। अब जिधर आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या बाइंडिंग फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी, उतना ही आपके पास मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा। और दूसरी बात, ये तो नंबर 1 आ गया। सेकंड पॉइंट आपके पास ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अब स्ट्रक्चर से क्या मुराद? आपके पास किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे आपके पास क्या HCP पैकिंग है, इसी तरह से आपके पास FCC पैकिंग है। ये डिफरेंट किस्म की पैकिंग्स हैं। या जैसे आपके पास 8 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर है या फिर 12 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी पैकिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो इन पे भी डिपेंड करता है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ी सी बात और भी अगर कहूं, तो एक आपके पास होता है बॉन्ड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, इंट्रा। और दूसरे आपके पास क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये उस दिन भी मैंने लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये आपके पास वीक होती हैं किसी बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अब बॉन्ड में आपके पास स्पेशली हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड का, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये बॉन्ड है आपके पास, ये सारे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के कैटेगरीज में आ जाते हैं। और ये आपके पास क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कंपैरिजन में ये आपके पास स्ट्रांग होते हैं।
अब इससे ये पता चला कि भाई जो चीज ज्यादा स्ट्रांग है उसे तोड़ना इतना मुश्किल होगा, मतलब उसको तोड़ने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जो चीज आपके पास वीक है, ठीक है, जाहिर बात है उसको तोड़ना आसान है, मतलब कम एनर्जी से हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो लिहाजा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, जैसे वंडरवाल फोर्सेस आ गई, जैसे डायपोल डायपोल फोर्सेस आ गई, जैसे आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आ गई, जैसे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। तो ये जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये आपके पास बॉन्ड्स के कंपैरिजन में वीक होती हैं। बॉन्ड्स आपके पास एटम्स के दरमियान में पाए जाते हैं। जो मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, जिस तरह मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि भाई सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ऑफ एटम के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। फिर कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास दो एटम्स के दरमियान में शेयरिंग से बनता है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसी तरह से आयनिक बॉन्ड होता है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो मैं यहाँ पर इनकी कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर भी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रक्चर्स भी अलग होंगे, तो डिपेंडेंस भी अलग होगी, लेकिन ये इनके कंपैरिजन में स्ट्रांग होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस तरह है, आपके पास HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, किस तरह का है, ठीक है ना। तो इनमें HCP वाला आपके पास ज्यादा स्ट्रांग एफिशिएंसी वाला होता है, इसकी पैकिंग अच्छी होती है, तो इनका आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई होता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। अब ये क्या होते हैं हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि HCP की आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, सॉरी इसका मेल्टिंग पॉइंट वीक होता है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती है। जबकि आपके पास जो FCC है इनकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, लिहाजा ये ज्यादा पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और इनका आपके पास मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। तो ये बात फिलहाल ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैंने बात की कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि जिधर जिधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी ज्यादा, वहीं पर आपके पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसी तरह से अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं तो ये फर्दर साइज पर डिपेंड करता है। जितना साइज बड़ा होगा ये ज्यादा होंगी, जितने साइज छोटे होंगे ये कम होंगी। इसको हम बाद में भी देखेंगे। तो अब इन तमाम चीजों को एक नजर फिर देखने के लिए मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि भाई इस टॉपिक को की तरफ आने से पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जहां पर आपके पास सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस टेंपरेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसी तरह से आपके पास जिस टेंपरेचर पर लिक्विड आपके पास गैस में कन्वर्ट हो जाए या बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब हमने फिर फैक्टर्स की बात की कि भाई फैक्टर्स आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कंपैरिजन में मैंने आपको दो टाइप्स होता है, एक बताया इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें सारे बॉन्ड्स आ जाते हैं, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये स्ट्रांग होते हैं ये वीक होता है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जिधर ये होंगी ज्यादा होगा, जिधर ये होंगी आपके पास कम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। फिर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि भाई HCP है कि आपके पास FCC है, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये फैक्टर्स हैं। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ कि जिसमें हमने स्पेशली पीरियड 33 जो एलिमेंट्स हैं उनका हमने ट्रेंड देखना है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है। याद रखिएगा पीरियड टेबल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का किसी ग्रुप या पीरियड के अंदर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। चाहे आप जिस भी ब्लॉक की बात करें, जिस भी पीरियड की बात करें, जिस भी ग्रुप की बात करें, तो ये आपके पास कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इसका इरेगुलर सा ट्रेंड है। तो हम देखेंगे इनकी क्या रीजन होगी, डिटेल में देख लेंगे। अच्छा जी, तो हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पीरियड 3 एलिमेंट्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पीरियड 3 एलिमेंट्स। तो आपके पास पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास क्या है, सोडियम है, फिर इसी तरह से आपके पास मैग्नीशियम है, फिर इसी तरह से आपके पास एल्यूमिनियम है, इसी तरह से आपके पास एल्यूमिनियम के बाद आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद आपके पास फास्फोरस है, फास्फोरस के बाद सल्फर है, इसी तरह से फिर आपके पास फ्लोरीन है, और फिर आपके पास आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। ये ऊपर मैंने एटॉमिक नंबर लिखे। अब जिस तरह मैंने कल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आपको बताया था, उसी तरह से अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये जो आपके पास 3 एलिमेंट है, फर्स्ट 3 सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये आपके पास क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है ना। और अगर ये मेटल हैं
तो फिर आपके पास इसमें क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग है। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग है। और यहां पर आपके पास ये मेटालाइड है और इसमें आपके पास क्या है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर है या कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना, तो जाहिर बात है इसमें क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है ना, लेकिन ये बात याद रखना कि जो कोवेलेंट स्ट्रक्चर है ये बहुत बड़ा कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहां पर आपके पास इनको देखा जाए तो ये जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि इनका जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। अब अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें आपके पास वंडर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। अभी हमने बात की थी कि वंडर वाल फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। ठीक है ना, या सिंपली अगर हम बोले तो इसमें क्या है, एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें ये वंडरवाल फोर्सेस आ गई मॉलिक्यूल्स में, तो जो कि आपके पास क्या है, वीक। अब अगर हम इसको देखते हैं फास्फोरस, तो ये आपके पास क्या है, एग्जिस्ट करता है P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और सल्फर आपके पास एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में। हम इन पे भी बात करेंगे। अब यहां पर आपके पास क्या आ गई, मेटालिक बॉन्डिंग, इधर आ गई आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पर आपके पास आ गई वीक वंडरवाल फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब क्या करें, क्या होगा इनका। अब अगर हम देखते हैं तो ये जो आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग है, तो लिहाजा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो सोडियम है, जो मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, ये तीनों मेटल है, लेकिन सोडियम की कंपैरिजन में मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसी तरह से एल्यूमिनियम का इससे भी ज्यादा है। ठीक है ना, इन मेटल्स की हम बात करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, एन पीरियड 3 फर्स्ट इंक्रीजेस। ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज होता है किधर से, सोडियम से एल्यूमिनियम तक, फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम। ठीक है ना, मतलब अगर हम देखते हैं तो सोडियम से मैग्नीशियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम का ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी क्या रीजन है, यहां पर अगर देखते हैं तो आपके पास सोडियम में पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए। अगर मैग्नीशियम में देखें तो आपके पास पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बताने के लिए। ये कल वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसी तरह से एल्यूमिनियम में पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब आपके पास ये हुआ कि एक एल्यूमिनियम का जो एटम है ये 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना, और यहां पर ये 2 बॉन्ड बना सकता है, और ये आपके पास 1 बॉन्ड बना सकता है। ये सिर्फ जो 1-2 की बात कर रहा हूं ये समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल मान लें कि सोडियम और सोडियम के दरमियान में ये 1 रस्सी है, इसी तरह से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के दरमियान में 2 रस्सियां हैं, इसी तरह से आपके पास एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम में 3 है। ये जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता, बॉन्डिंग इस तरह की नहीं होती है इनमें, ये समझाने के लिए मैंने बात की। देखो अब ये जो 3 रस्सियां हैं इनको तोड़ना मुश्किल है, ये 2 हैं इससे थोड़ा ही इजी होगा, ये सिंगल रस्सी है इसको तोड़ना और भी आसान है। इसी तरह से अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, तो ये बॉन्ड इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। फिर यहां पर जाते हैं तो पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए है, तो ये जरा स्ट्रेंथ में ज्यादा होगा। इसी तरह से आपके पास एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है पर एटम जो बाइंडिंग एनर्जी के तौर पे काम करेंगे, इनकी बाइंडिंग और भी स्ट्रांग होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आसान है तोड़ना, ये मुश्किल है, ये सबसे मुश्किल है। तो समझ में ये बात आई कि भाई सोडियम से मैग्नीशियम, सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ जब हम जाएंगे तो इन मेटल्स के अंदर भी आपके पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, इसकी क्या रीजन है, बिकॉज
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम इंक्रीजेस। ठीक है ना, जो क्या करेगा, विच इंक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी को या नंबर ऑफ बॉन्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है ना, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस। ठीक है ना, इधर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड वीक है, इधर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इधर ये बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जितना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रीजन है आपके पास। अब जब हम सिलिकॉन की तरफ आते हैं, तो सिलिकॉन आपके पास क्या है, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। ये कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना, जिसमें आपके पास क्या है, इसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, जिसमें एक सिलिकॉन 4 एटम के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक बहुत बड़ा कोवेलेंट नेटवर्क, कोवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब पहले केस में ये हुआ कि भाई यहां से यहां तक एनर्जी इंक्रीज होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन जब हम यहां जाते हैं एल्यूमिनियम से आगे सिलिकॉन में, तो यहां से एकदम इंक्रीज आ जाता है, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक पे चला जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक पे चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बाकियों से हाई है। तो कैसे है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि कोवेलेंट स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा। ठीक है ना, जैसे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, एक सिलिकॉन है, और ये जो एक सिलिकॉन है आपके पास फर्दर 4 सिलिकॉन के साथ अटैच है। एक सिलिकॉन फर्दर कितने के साथ अटैच है, 4 के साथ, Si, इसी तरह से Si, 1 2 3 और 4, एक सिलिकॉन 4 के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से अगर हम फर्दर देखें, तो ये जो सिलिकॉन है, ये फर्दर आपके पास कितने के साथ अटैच होगा, फर्दर आपके पास अटैच हो जाएगा कितने के साथ, फर्दर आपके पास 4 के साथ अटैच होता है, Si, इसी तरह से Si। और इसी तरह से फिर हम अगर इसको देखते हैं, तो इस केस में भी आपके पास ये जो सिलिकॉन है, ये फर्दर आपके पास क्या होगा, 4 सिलिकॉन से अटैच हो जाएगा। हम इसको देखेंगे तो ये भी फर्दर 4 के साथ, इसको देखेंगे तो ये भी फर्दर 4 के साथ, इसको देखेंगे तो ये भी फर्दर 4 के साथ अटैच होगा। मतलब इस तरह से अटैच होते जाएंगे, तो आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा क्या बन जाएगा, कोवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो हमें इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने पड़ेंगे। ठीक है, ये इन बॉन्ड्स को, हर एक सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स हैं, और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक सिलिकॉन के 4 बॉन्ड तोड़ने हैं, तो पूरा जब हमें इस स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़े तो कितने ज्यादा बॉन्ड हमें ब्रेक करने पड़ेंगे, चूंकि हैवी बॉन्ड, ठीक है ना, और ये बॉन्ड्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। और आपको पता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और चूंकि जब ये स्ट्रांग है तो इसको तोड़ने के लिए फिर ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जब ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इट्स मीन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या होगा, बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई जब हम सिलिकॉन की तरफ आते हैं, तो सिलिकॉन में क्या होता है, कोवेलेंट नेटवर्क होता है बहुत बड़ा, जिसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनको ब्रेक करना पड़ता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब उसके बाद जब हम देखेंगे सिलिकॉन को, जब हम पहुंचेंगे तो सिलिकॉन के बाद एकदम से ही ग्राफ नीचे आएगा। ठीक है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ,
ठीक है। अब ये सारे के सारे आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और ये मैंने कहा है कि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा नहीं है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हम वंडर वाल फोर्सेस बोलते हैं, जो कि वीक हैं। अगर ये आपके पास वीक हैं तो फिर क्या होगा, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और भी जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहां पर पहले ग्राफ को समझा दूं, जरा ग्राफ बना रहा हूं ताकि और भी इजी हो जाए। ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, पहले सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद फिर एकदम से ग्राफ राइज हो जाता है सिलिकॉन, ठीक है ना, और सिलिकॉन से ग्राफ फिर नीचे आ जाता है। एकदम से ग्राफ जब नीचे आ जाएगा तो फास्फोरस है, थोड़ा सा ग्राफ फिर ऊपर जाएगा सल्फर में, ठीक है ना, और यहां से फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो कोई रेगुलर ग्राफ नहीं बनता, पहले आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से, यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर आ जाएगा आपके पास सोडियम, फिर इसी तरह से आपके पास यहां पर आ जाएगा मैग्नीशियम, और यहां पर मैं लिख लेता हूं एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और जब हम यहां पीक पर जाएंगे तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, सिलिकॉन सबसे टॉप पे, ठीक है ना, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, फास्फोरस, और फिर ये ग्राफ थोड़ा सा राइज हो जाएगा, यहां पर आपके पास एस सल्फर, क्योंकि S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और फास्फोरस आपके पास P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फिर ये जो क्लोरीन है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 की फॉर्म में। इसको थोड़ा और भी नीचे ले लेते हैं, इस तरह से Cl2, और आगे जो आपके पास आर्गन है, ये सिंपल मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ग्राफ अगर आप लोग देखें, सोडियम ये इंक्रीज होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम का, फिर मैग्नीशियम से एल्युमिनियम का, और सबसे ज्यादा एकदम से राइज हो जाएगा किसका, सिलिकॉन का, फिर ये ग्राफ एकदम नीचे आ जाएगा फास्फोरस, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर आगे नीचे कम होता जा रहा है। अब यहां पर ये बात क्यों है, इधर इन तीनों केसेस में मेटालिक बॉन्डिंग थी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसमें एक बॉन्ड बनता था, ये पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती थी। जब हम यहां पर गए तो इधर क्या केस था, इधर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड थे नेटवर्क की फॉर्म में, जिसको तोड़ना था, तो इस वजह से इनका एक्सेप्शनली हाई था। फिर ये ग्राफ एकदम से नीचे आ गया, एकदम से नीचे क्यों आ गया, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। अब जब सिंपल मॉलिक्यूल है तो इनमें वंडर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं, जो कि वीक है, तो इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें ये थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये एक फास्फोरस, ठीक है ना, ये फर्दर फास्फोरस इस तरह से, ठीक है ना, ये फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अब 4 मॉलिक्यूल है ये, और सल्फर को अगर आप लोग देखें तो ये S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक S8 का स्ट्रक्चर अगर हम बना लें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना, तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, S8 का रिंग बन जाता है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है P4, ये स्मॉलर इन साइज होगा, और ये जो S8 मॉलिक्यूल है, ये आपके पास साइज में क्या होगा, लार्ज होगा। तो चूंकि इसमें भी वंडर वाल फोर्सेस हैं, इसमें भी वंडर वाल फोर्सेस हैं, तो वंडर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ तो सेम है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब दोनों में वंडर वाल फोर्सेस हैं तो इसका फिर ज्यादा क्यों है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि वंडर वाल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है, साइज पे। अगर ये 2 छोटे साइज हैं, ठीक है ना, जिसमें वंडर वाल फोर्सेस हैं, और इसी के कंपैरिजन में ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें वंडर वाल फोर्सेस हैं, तो आप देख सकती हैं कि जो आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है बड़े साइज का, इसमें पोलराइजेशन आसानी से होती है, तो यहां पर आपके पास जो इंटरेक्शन डेवलप होती है वो ज्यादा स्ट्रांग है, वंडर वाल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी इसकी निस्बत में, तो लिहाजा इसका साइज बड़ा है S8 का। तो जब बड़ा साइज है तो इस तरह से आपके पास ज्यादा आसानी के साथ पोलराइजेशन होगी, वंडर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगी, जबकि इसका साइज छोटा होगा, तो जब साइज छोटा है तो वंडर वाल फोर्सेस इसके कंपैरिजन में क्या होंगी, वीक होगी। तो मतलब स्मॉल साइज में वीक वंडर वाल फोर्सेस और लार्जर साइज में आपके पास स्ट्रॉन्ग वंडर वाल फोर्सेस। तो जब वीक वंडर वाल फोर्सेस हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है कम होंगी।
अब जब स्ट्रॉन्ग आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो फिर आपके पास क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस वजह से ये फास्फोरस से ये ग्राफ S8 का ज्यादा है। फिर यहां पर आते हैं तो ये सिंपल मॉलिक्यूल है डायटॉमिक, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं ये, ठीक है ना। तो ये भी छोटे मॉलिक्यूल है, लिहाजा इधर वैन डर वाल्स फोर्सेस तो और भी वीक हैं, जस्ट 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इनका साइज तो और भी छोटा होगा, तो जब साइज छोटा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और भी वीक है। फिर हम आर्गान की तरफ जाते हैं तो आर्गान इज अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका साइज तो सबसे छोटा है, तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आपके पास क्या होंगी, और भी वीक होंगे। वैन डर वाल्स फोर्सेस यहां पर क्या होंगी, और भी ज्यादा वीक होंगी। तो लिहाजा फिर जब वीक हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, और भी कम होगा। तो ये आपके पास पीरियड थर्ड में क्या था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड था। याद रखना मैं इसका ट्रेंड ग्रुप में भी बताऊंगा, लेकिन उसको फिर हम अलग लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं ग्रुप में भी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा कि ग्रुप में आपके पास 1 में 2 में क्या ट्रेंड है, कहां पर एक्सेप्शंस हैं, वो हम आपके पास कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमने आज जो टॉपिक पढ़ा था, सबसे पहले हमने पीरियड 3 के लिए हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखा था, ठीक है। अब इसको हम जब सम अप करते हैं तो जरा देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर। फिर हमने बात की मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जिधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उधर ही ज्यादा होगा, जिधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ वीक है तो इधर आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भाई इसमें पीरियड थर्ड में के एलिमेंट्स में इसका क्या ट्रेंड है, तो हमने थर्ड पीरियड में देखा कि इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। पहले आपके पास मेटल्स हैं ये तीनों, जिधर आपके पास सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आगे मैग्नीशियम से कम है, फिर मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाता है, एल्युमिनियम का ज्यादा होता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि सोडियम में आपके पास क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए पर एटम 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैग्नीशियम में पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एल्युमिनियम में पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी आगे जाते हुए पीरियड में इंक्रीज होगी। फिर जब हम सिलिकॉन में जाते हैं तो यहाँ पर एक एब्रुप्टली ये आगे इंक्रीज हो जाता है, एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा कोवेलेंट नेटवर्क बनाता है, जिसमें सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और इसको तोड़ना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फिर ये सिंपली एकदम से क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो नीचे आने की रीजन क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल है और ये सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिधर सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं और ये बहुत ही ज्यादा वीक हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। फिर यहां पर भी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, P4 को ज्यादा होना चाहिए था लेकिन ये कम है, ये ज्यादा है। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि P4 में 4 एटम से मिला हुआ एक मॉलिक्यूल है जिसका साइज छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर सल्फर का एक मॉलिक्यूल 8 एटम से मिलकर बनता है, इस तरह बड़ा रिंग बनाता है जिसका साइज ओवरऑल बड़ा हो जाता है। तो जब साइज बड़ा है तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, इधर वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक होंगी। तो जहां पर स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और यहाँ पर आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ये तो आपके पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा है, और ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये और भी छोटा है। इनमें भी वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, क्योंकि साइज जिस तरह से स्मॉल होता जाएगा वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बनती जाएंगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा। अब इसमें आप लोगों का होमवर्क क्या है कि जो लेक्चर मैंने आपको बताया, जिसमें आप लोग स्पेशली मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके इसको लिख के मुझे आप लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। जरूर इसको शुरू से लेकर एंड तक देखना और फिर वापस मुझे सेंड भी करना है, ताकि मैं देखूं कि आप लोगों ने काम किया है या नहीं किया, और जरूर एक दिन मैच ही शेयर करना है मेरे साथ। थैंक यू।